देखो, अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। क्या डिस्कस करने वाले हैं? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। सबसे पहले मतलब समझो कि कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है। कोफिशिएंट एक प्रकार का टर्म होता है। अगर देखो लेटेस्ट से अगर हम गूगल पे सर्च मारे कि व्हाट इज़ द हिंदी मीनिंग ऑफ कोफिशिएंट, तो देखो क्या आता है कि कोफिशिएंट का क्या मतलब होता है। व्हाट इज़ द हिंदी मीनिंग ऑफ कोफिशिएंट? देखो क्या आता है, क्या आता है? गुणक। गुणक मतलब होता है कि एक प्रकार से ये गणना करा जा रहा है कि एक होता है ना कि एक स्टैंडर्डाइज कर दिया जाता है कि कोई मास है, तो मास का मतलब क्या हुआ, कितना मास है। एक स्टैंडर्ड डेवलप कर दिया गया है कि हाँ, मास का मतलब एक टाइप से एक क्वांटिटी होता है, गणना करने के लिए कहा जाता है कि गुणक। तो इसी तरीके से इसका हिंदी मीनिंग होता है कि गुणक कहा जाता है। मतलब एक प्रकार की क्वांटिटी है, ऐसा समझो ना। ये एक टाइप का ये है, काउंटिंग के लिए ये इसका यूज़ करा जाता है कि अगर विस्कोसिटी को मापना है तो क्या होता है, इसका काउंटिंग मेजरमेंट के लिए एक प्रकार से यूज़ करा जाता है। अभी सबसे पहले हम इसके फार्मूला के बारे में जान लेते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का फार्मूला क्या होता है। सबसे पहले ये जान लो कि इसको ईटा से अपन लोग डिनोट करते हैं। ये ईटा का साइन होता है, ऐसा ईटा का साइन होता है, इसको ईटा से डिनोट करते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया हो तो हम आगे बढ़ते हैं। देखो इसका फार्मूला होता है F इक्वल्स टू म्यू ए एफ। देखो F इक्वल्स टू म्यू ए डी यू अपॉन डी एक्स। क्या होता है? डी यू अपॉन डी एक्स। दिस इज द स्टैंडर्ड फार्मूला किसका? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का। अब तुम नए हो इस फील्ड में, नया आए हो, तो आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि ये तो ठीक है, चलो हम फार्मूला समझ लिए कि हाँ ये फार्मूला होता है F इक्वल्स टू म्यू इंटू ए डी यू अपॉन डी एक्स। लेकिन अभी तुमको ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये साला विस्कोसिटी होता क्या है। ये जो विस्कोसिटी है, ये तो बोल रहा है, चिल्ला रहा है विस्कोसिटी। एक्चुअली में ये विस्कोसिटी होता क्या है, ये चीज़ क्या है विस्कोसिटी। तो आओ इधर हम लोग ना सबसे पहले विस्कोसिटी के बारे में समझ लेते हैं कि विस्कोसिटी एक्चुअली में होता क्या है। तो इधर लिख रहे हैं विस्कोसिटी। देखो ये आई थिंक 11th में ही पढ़ेंगे अपन लोग। 11th या 12th चैप्टर है, सरफेस टेंशन करके, या फ्लूइड मैकेनिक्स में अपन लोग पढ़ते हैं। इट इज़ द पार्ट ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स। तो ये विस्कोसिटी के बारे में जानते हैं कि विस्कोसिटी होता क्या है। चलो देखते हैं। देखो विस्कोसिटी का क्या काम होता है, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था मैकेनिक्स के अंदर, क्या पढ़ा था, अगर आपने मैकेनिक्स पढ़ा होगा तो उसके अंदर हम लोगों ने पढ़ा था कि लेटस से मानो कि ये जो है एक प्रकार का ऐसा ट्रायंगल है, ऐसा कुछ एक ना एरिया है, और इस पे एक बॉडी मास m रखा गया है। क्या रखा गया है? मास m रखा गया है। और ये किधर आ रहा है? नीचे की ओर आ रहा है। अब एक बात बताओ आप, ये बॉडी पे मास रखा गया है कोई, तो ये क्या होगा? ये लेटर से मानो ये ग्राउंड है, ये ना ग्राउंड है। क्या है? ग्राउंड है। और इस ग्राउंड के ऊपर एक इस टाइप का ट्रायंगल टाइप का कुछ बना हुआ है, एक ऐसा है घुमावदार, और यहाँ पे हमने इसके सरफेस पे एक मास रख दिया या कोई बॉल रख दिया या कुछ रख दिया। अब ये फिसल फिसल के नीचे आ रहा है। फिसल के क्या आ रहा है? नीचे आ रहा है। तो इसको यहाँ पे आपने पढ़ा होगा कि एक फोर्स लगता है, फ्रिक्शन। क्या लगता है? फ्रिक्शन। ये मैकेनिक्स के अंदर हम लोगों ने पढ़ा है कि ये बॉडी नीचे जो आ रहा है, इसको कोई रोक तो रहा है, तो एक फ्रिक्शन फोर्स रोक रहा है। मतलब जो घर्षण होता है ना, इसको क्या कहते हैं कि सरफेस से ये जो बॉडी है, ये मतलब फ्रिक्शन का मतलब क्या होता है? रुकावट, कि इस बॉडी को नीचे आने में कोई रोक रहा है, इधर फ्रिक्शन काम कर रहा है। तो ये हम लोगों ने मैकेनिक्स में पढ़ा था कि ये बॉडी नीचे आ रही है, तो नीचे आने से इसको कौन रोक रहा है? फ्रिक्शन रोक रहा है। फ्रिक्शन इसको नीचे नहीं आने देना चाह रहा है, समझ रहे हो? फिर भी धीरे ये ऊपर आ रहा है। तो इसी तरीके से हम लोगों ने मैकेनिक्स में पढ़ा फ्रिक्शन,
उसी फ्रिक्शन को अपन लोग फ्लूइड मैकेनिक्स में विस्कोसिटी कहते हैं। विस्कोसिटी का मतलब भी होता है वही रुकावट। अब आप कहोगे फ्लूइड मैकेनिक्स क्या होता है? देखो बेसिकली फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर अपन लोग क्या पढ़ते हैं कि जो वाटर के अंदर फोर्सेस लग रहे हैं, मतलब जो वाटर के अंदर जिस टाइप के फोर्स लग रहे हैं उनको अपन लोग फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मतलब क्या था? जल के अंदर, वाटर के अंदर। फ्लूइड मतलब क्या होता है? लिक्विड टाइप का कोई भी चीज़ फ्लूइड होता है, लिक्विड टाइप का कोई भी चीज़ वो होता है फ्लूइड मैकेनिक्स। तो फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर हम लोग पढ़ते हैं। फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर जो फ्रिक्शन होता है उसको हम लोग विस्कोसिटी कहते हैं। विस्कोसिटी का काम होता है रुकावट पैदा करना। अब एज एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझ रहे हैं। देखो लेटेस्ट से मानो ये एक सरफेस है, ऐसा करके एक सरफेस है, ट्रायंगल ही एक इस टाइप से सरफेस है। ये सरफेस का ग्राउंड है। लेटेस्ट से मानो ग्राउंड को अपन लोग ऐसे दिखाते हैं फिजिक्स में, ये सरफेस का ग्राउंड है। यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे रेन हो रहा है, यानी बारिश हो रही है और बारिश का पानी जो है इस सरफेस पे गिर रहा है। तो क्या होगा? पानी गिरेगा और सीधा सरफेस से नीचे आएगा। चलो ये एक एग्जाम्पल ले लिया हमने। अब एक और एग्जाम्पल यहीं पे लेते हैं। ये दूसरा, यहाँ पे क्या गिर रहा है? वाटर गिर रहा है। यहाँ पे वाटर गिर रहा है। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल इसी तरीके से ले लेते हैं। यहाँ पे अब हम कह रहे हैं कि यहाँ पे जो है ये वाटर की बारिश नहीं हो रही है, हम लोग हनी की बारिश करा रहे हैं। यानी शहद जो होता है हनी, वो गिरा रहे हैं और ये यहाँ पे गिर रहा है। तो एक बात मेरे को समझाओ, जो हनी होगा वो बहुत ही स्लोली नीचे आएगा। हनी जो होगा वो क्या होगा? बहुत ही स्लोली नीचे जाएगा। बट वाटर जो होगा वो बहुत ही फास्टली नीचे जाएगा, तुरंत नीचे आ जाएगा, तुरंत। मतलब जैसे हमने इस पे पानी डाला, एज कम्पेयर टू हनी के कंपेयर में पानी जो है वो फास्टली नीचे आएगा। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? बताओ ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों? यहाँ जो पानी गिर रही है, ये पानी का जो मेनली काम है ना, इधर तुम कहोगे कि विस्कोसिटी है, जो विस्कस फोर्स पानी में कम लग रहा है, यानी जो पानी में फ्रिक्शन है कम लग रहा है। लेकिन हनी में जो फ्रिक्शन है क्या हो रहा है? वो ज़्यादा लग रहा है। यानी कोई पूछे, अगर क्वेश्चन में इधर पूछते कि विस्कोस वेयर इज द विस्कस फोर्स आर हायर, इन वाटर एंड हनी, देन आंसर विल हनी। हनी के अंदर विस्कस फोर्स हायर है, इसके अंदर फ्रिक्शन ज़्यादा काम कर रही है। ये इसका थिकनेस जो है, इसका गाढ़ापन जो है वो ज़्यादा है। ये ज़्यादा थिक नहीं है, इसके अंदर बहुत गाढ़ापन है। इसके कारण ये क्या हो रहा है? नीचे बहुत ही स्लोली नीचे जा रहा है। तो यहाँ क्या काम कर रही है? विस्कस फोर्सेस काम कर रही हैं, विस्कोसिटी काम कर रही है। तो विस्कोसिटी का मतलब समझ रहे हो? रुकावट जो डाल रही है वो विस्कस फोर्सेस हो गई। अब हम आगे दूसरा कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं। इस फॉर्मूला में आपको जहाँ तक समझ में आया होगा, अब अपन लोग इस फॉर्मूला पे आते हैं। F का मतलब तो समझ में आ रहा होगा कि F का मतलब यहाँ पे फोर्स से है और इसको कहते हैं म्यू। याद कर लो, ऐसा जब लिखा जाता है तो उसको कहा जाता है म्यू। एरिया, म्यू का मतलब नहीं समझ में आ रहा होगा, ये मैं आपको समझ रहा हूँ। ए का मतलब समझ में आ रहा होगा कि हाँ, ए का मतलब क्या है? बड़ा ए है, मतलब एरिया से इसका कुछ मतलब है, एरिया से। du/dx का मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये du क्या है और dx क्या है। तो अब अपन लोग इस फॉर्मूला को पूरा समझने की कोशिश करते हैं कि ये फॉर्मूला एक्चुअली कह क्या रहा है। ये विस्कोसिटी का फॉर्मूला है। अभी अपन लोग इधर आते हैं, पढ़ते हैं। F = म्यू इंटू ए का मतलब एरिया है, और du/dx है। हमने कहा फाइंड द SI यूनिट, फाइंड द SI यूनिट। चलिए यहाँ तक बात समझ में आ गया। अब अपन लोग थोड़ा, तो देखो, आप देखो इधर, ये जो हम लोग कह रहे हैं कि व्हाट इज म्यू,
तो एक्चुअली हम लोगों ने क्या पढ़ा था इधर कि कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को हम लोगों ने डिनोट करा था ईटा से। ईटा से भी डिनोट कर सकते हैं और म्यू से भी डिनोट कर सकते हैं, तो हम लोगों ने इधर म्यू से डिनोट करा है। ये एज अ अंडरस्टैंडिंग की तरह समझ जाओ। तो ये म्यू का काम क्या है, म्यू इज़ दी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो कोफिशिएंट को हम सीधा COFIC लिख देते हैं, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो आप इस बात को समझ जाओ कि ये जो म्यू है इट इज़ दी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, F इज़ फोर्स, A इज़ एरिया और du/dx को अपन लोग समझते हैं कि ये आपको यहाँ पे मैं समझाना चाह रहा हूँ कि du/dx का क्या काम है। ये जो du/dx है, ये जो du/dx फॉर्मूला में आ गया है, ये du/dx क्यों आया, इसका क्या काम है, तो आइए आगे समझते हैं। देखिए यहाँ ना हम लेटर से मानो एक ऐसा समझ रहे हैं कि यहाँ वाटर जो है वो फ्लो कर रही है। एक फ्लूइड है, फ्लूइड का मतलब क्या है, वाटर जो है एक प्रकार से मानो ऐसा फ्लो कर रही है। वाटर बहुत सारा इधर ऐसा फ्लो कर रहा है, वाटर जो है अपना फ्लो कर रहा है, बहुत सारा वाटर फ्लो कर रहा, 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 लिख लेते हैं। ये क्या है, वाटर है। अब देखो इधर देखो, सीधा सा देखो। एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि यहाँ जो वाटर फ्लो कर रहा है, लेटर से मानो कि समंदर की पानी है। समंदर का जो पानी रहता है, ये जो ऊपर का भाग रहता है, ये देखोगे कि उफान में रहता है, मतलब इधर का जो लहर रहता है वो ज़्यादा रहता है। और जैसे जैसे आप नीचे आते जाओगे ना, वैसे वैसे इनका लहर का असर, जैसे ऊपर में तो मूव कर रहा है, ऊपर में ये जो ऊपर का जो परत है, ये वाटर का जो ऊपर का परत है, ये परत बहुत स्पीड में मूव कर रहा है। आप देख रहे हो, फ्लो कर रहा रहता है समंदर का पानी, ऊपर में फ्लो कर रहा होता है बहुत स्पीडली। लेकिन जैसे जैसे आप लोग नीचे आते जाएंगे, तो इसका जो फ्लो करने का प्रोसेस है वो स्लो होता जाएगा और नीचे में पूरा थम सा जाएगा। यानी आप वाटर को नीचे से देखोगे, उस समंदर के पानी को नीचे से देखोगे तो क्या रहेगा, स्थिर रहेगा, वहीं पे जो है वो रुका रहेगा। तो जो वाटर का पानी है वहीं पे रुका रहेगा, नीचे वाला जो पानी है वो बहुत ही स्टेबल रहेगा। तो हम इसको ऐसे नहीं क्लासिफाइड कर सकते हैं क्या कि जो नीचे का फोर्स है वाटर का, मतलब सबसे पहले देखो ऊपर का फोर्स जो है वो बहुत ज़्यादा फोर्स है वाटर का, तो इधर लेटर से मानो कि इतना फोर्स लग रहा होगा वाटर का, नीचे उससे थोड़ा सा कम फोर्स लग रहा होगा, उससे भी नीचे थोड़ा सा और कम फोर्स लग रहा होगा, ऐसा सिचुएशन होगा। तो यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि du/dx है क्या, du/dx है क्या, ये समझते हैं सबसे पहले। तो देखो du जो है, du को हम लोग कहेंगे, यहाँ पे du की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेल्टा u भी लिख सकते हैं। डेल्टा u का क्या मतलब होता है, चेंज हो रहा है, बदलाव हो रहा है। क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, बदलाव हो रहा है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं du को, du इज दी DIFFERENCE, डिफरेंस बिटवीन क्या, डिफरेंस बिटवीन दी वेलोसिटी ऑफ फ्लो, डिफरेंस बिटवीन दी difference between the velocity of what, layers, difference between the velocity of layers। यहाँ तक बात समझ में आ गई। और dx का क्या मतलब हो गया, dx का देखो, du का मतलब समझे, डिफरेंस बिटवीन दी वेलोसिटी ऑफ लेयर्स, यानी इस वेलोसिटी का मतलब ऊपर के लेवल के वाटर का जो वेलोसिटी होगा वो कुछ अलग होगा, नीचे के लेवल के
वाटर का जो लेवल होगा वो कुछ अलग होगा, उसके नीचे के वाटर का जो फ्लो होगा वो कुछ अलग होगा। तो हमको इसको फाइंड करना है। तो हम क्या कर रहे हैं, किसी छोटे से एरिया, इतना छोटा सा एरिया, एकदम छोटू सा एरिया, इस एरिया के वेलोसिटी को अपन लोग नाप रहे हैं। तो किसी भी छोटे से एरिया को वेलोसिटी को जब नापा जाता है तो उसको कहते हैं डिफरेंस बिटवीन, उसको कहते हैं डी यू अपॉन डी एक्स। हमने बताया था ना, डेल्टा जो होता है बहुत ही छोटे से चेंज के लिए यूज किया जाता है। ये फिजिक्स में गांठ बांध करके इस चीज़ को रख लो कि डेल्टा का मतलब होता है बहुत छोटा सा चेंज। जब भी, जैसे देखो एग्जाम्पल समझो, इस पेन की लंबाई अपने को मालूम करनी है कि इस पेन की लंबाई क्या है। तो हम क्या करते हैं कि इस पूरे पेन का लेंथ हमको पता नहीं है, तो हम लोग क्या कर लेते हैं कि इतना छोटा सा एरिया इसका कट कर लेते हैं और कहते हैं क्या कि इस एरिया को मान लो डिफरेंस बिटवीन दी डेल्टा पी मान लो, इस छोटे से एरिया को डेल्टा पी अपॉन डेल्टा एक्स मान लो कि इस छोटे से एरिया का लेंथ अगर हमने निकाल लिया तो इस पूरे पेन का लेंथ निकाल लेंगे। यही होता है कैलकुलस। कैलकुलस में यही सिखाया जाता है कि एक छोटे से एरिया का लेंथ अगर हम लोगों ने पता कर लिया तो उस पूरे पेन का लेंथ हमको पता चल जाएगा। उसी के लिए कैलकुलस का यूज़ किया जाता है। तो डी यू अपॉन डी एक्स, इसलिए डी यू का क्या मतलब हुआ, डिफरेंस बिटवीन दी वेलोसिटी ऑफ लेयर्स, यानी कि इस लेयर का कुछ और वेलोसिटी, इस लेयर का कुछ और वेलोसिटी, इस लेयर का कुछ और वेलोसिटी। डिफरेंस का मतलब क्या हो, डिफरेंशिएशन, इसका मतलब वो डिफरेंशिएशन कर रहे हैं हम लोग किसके लिए, किसी छोटे से टाइम के लिए, किसी छोटे से। देखो डी यू मतलब क्या हुआ कि किसी छोटे से, इसका अपन लोग क्या कर रहे हैं कि एक छोटे से एरिया का वेलोसिटी कैसे भी करके पता करने की कोशिश कर रहे हैं। वेलोसिटी ऑफ लेयर एक छोटे से एरिया का, और कितने टाइम में करना चाह रहे हैं तो उसको डी एक्स में लिख दिया। ये फॉर्मूला डी एक्स क्या है, डी एक्स क्या है, डिस्टेंस बिटवीन दी लेयर्स, डिस्टेंस बिटवीन द लेयर्स ऑफ लिक्विड। समझ रहे हो, ये क्या है, वाटर को एक प्रकार से लिक्विड ही मानो, ये लिक्विड है, लिक्विड ही कहा जाता है वाटर को, मतलब लिक्विड कहा जाता है वाटर को। ये समझ गए। डी यू का मतलब समझ गए क्या हुआ, डी यू का मतलब डिफरेंस बिटवीन दी वेलोसिटी ऑफ लेयर, की लेयर के बीच की वेलोसिटी क्या है। डी एक्स का मतलब क्या हो गया, डिस्टेंस बिटवीन दी वाट लेयर्स ऑफ लिक्विड, कि लिक्विड के बीच का डिस्टेंस क्या है। यहाँ तक समझ में आ गया। तो हम लोग इधर लिख सकते हैं क्या, एफ इक्वल्स टू म्यू, म्यू इज वाट बताओ, कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी को अपन लोग म्यू से डिनोट करते हैं। ए इज एरिया, डी यू इज वाट, डी यू इज डिफरेंस बिटवीन दी वेलोसिटी ऑफ लेयर्स अपॉन डी एक्स। ये फार्मूला आपको पता चला कि ये फार्मूला आया कहाँ से। अब इसका लेटेस्ट से मानो अब ये फार्मूला आपको पता चल गया, तो हम लोग इसका ऐसा यूनिट निकालते हैं फटाक से, ऐसा यूनिट। तो एक बात बताओ बोलो, हमें ऐसा यूनिट एक्चुअली निकालना किसका है, ऐसा यूनिट तो निकालना इसका है ना। ऐसा यूनिट अगर अपने को इसका निकालना है तो पहले इसको साइड में लाते हैं। इसको साइड में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मेरे को बताओ। इसको साइड में लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा बताओ। देखो इधर फोर्स को हम लोग न्यूटन लिख सकते हैं, तो न्यूटन इक्वल्स टू म्यू रहने दो, म्यू तो अपने को निकालना ही है, इनटू एरिया। एरिया का बताओ क्या होता है, एरिया का क्या होता है ऐसा यूनिट, मीटर स्क्वायर, इनटू अब क्या हो जाएगा देखो डी यू है। डी यू का क्या मतलब है, डिफरेंस बिटवीन दी वेलोसिटी ऑफ लेयर्स। वेलोसिटी क्या होती है जरा मेरे को बताओ, वेलोसिटी इज व्हाट, बताओ फटाक से भाई, वेलोसिटी इज व्हाट, बताओ जल्दी। वेलोसिटी इज व्हाट, वेलोसिटी इज डिस्टेंस अपॉन टाइम होगा। और देख डी एक्स इज व्हाट, डिफरेंस बिटवीन दी लेयर्स ऑफ लिक्विड, डिस्टेंस बिटवीन दी लेयर्स ऑफ लिक्विड। तो नीचे क्या हो जाएगा, डिस्टेंस
अब एक बात बता मेरे को भाई, यहाँ पे ऐसा नहीं लिख सकते हैं क्या कि न्यूटन तो न्यूटन चल, म्यू इंटू मीटर स्क्वायर की जगह मीटर स्क्वायर इंटू डिस्टेंस, मतलब क्या डिस्टेंस को किस चीज़ में मेजर करते हैं तो मीटर में, टाइम को किस चीज़ में टी में, डिस्टेंस को किस चीज़ में मेजर करते हैं तो डिस्टेंस को करते हैं मीटर में मेजर। यहाँ तक बातें समझ में आई? यहाँ तक बातें समझ में आई? यस या नो बोलो फटाक से। अभी एक बात बताओ मेरे को, हम लोगों ने त्रिगोनोमेट्री में भी यही बहुत सारी बातें पढ़ी थी। देखो ये मीटर है, ये टाइम है और ये मीटर है ना, ये मीटर है, ये टाइम है, ये मीटर है। तो इसको ऐसा नहीं लिख सकते हैं क्या बाबू, मीटर अपॉन टाइम और इनटू, ये देखो नीचे है ना, इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो हम लोगों के सर क्या पढ़ाते थे कि इसके बीच में मान लो 1 है, क्या है 1 है, और इसको ऐसे ही कर दो 1 अपॉन मीटर। इसके बीच में 3 है तो इसको 4 बनाने के लिए इसके बट्टे में मान लो कि 1 है, इसके बट्टे में 1 है, ये पढ़ा होगा तूने, मेरे को आइडिया है कि पढ़ा होगा। तो मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, बच क्या गया 1 अपॉन टाइम। तो इधर देखो, इधर क्या करेंगे अपन लोग, न्यूटन इक्वल्स टू म्यू इंटू मीटर स्क्वायर इंटू 1 अपॉन टाइम। यहाँ तक बात समझ में आ गया? तो एक सेकेंड, हम लोगों ने एक चीज़ समझ गया, टाइम को तो सेकेंड ही कहते हैं ना, टाइम को तो हम लोग सेकेंड ही कहते हैं, एस कहते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या कर, हम लोगों को निकालना क्या है, निकालना म्यू है। हमने यहाँ पढ़ाया तो था कि कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी इज डिनोट बाई ईटा एंड ऑल्सो म्यू। तो हम लोग को यहाँ पे क्या निकालना है, म्यू निकालना है। तो म्यू को इधर से बाहर निकाल लेंगे, इक्वल्स टू में क्या लिख देंगे, म्यू को जब बाहर निकाला तो इसके साथ जितने भी टर्म है वो सब किधर जाएंगे, सीधा नीचे जाएंगे। तो बचा क्या अपने पास, न्यूटन बचा इनटू, अब क्या हो जाएगा, न्यूटन बचा, अब क्या हो जाएगा बताओ। देखो न्यूटन बचा अब अपने पास। तो ये एक सेकेंड एक बात बताओ मेरे को, ये मीटर स्क्वायर है, मीटर स्क्वायर इंटू 1 है, तो इसको ऐसा नहीं लिख सकते हैं क्या कि मीटर स्क्वायर और अपॉन सेकेंड। तो अब एक बात बताओ, ये सब अब नीचे में जाएंगे, किधर जाएंगे, ये सब अब नीचे में जाएंगे। क्यों? क्योंकि न्यूटन को हमने पहले ले लिया और बाकी के टर्म्स को नीचे डाल देते हैं, यानी अपॉन में डाला जाता है, ये मैथमेटिक्स का रूल है। तो आएंगे क्या क्या अपने पास, क्या क्या आएंगे, सबसे पहले तो अपने पास आएंगे मीटर स्क्वायर, और उसके बाद क्या आएंगे, सेकेंड आएंगे या नहीं आएंगे बता दो मेरे को, आएंगे। तो चलो न्यूटन और अपॉन मीटर स्क्वायर तो अपन एक साथ चलेगा, लेकिन इस दोनों के बीच में नहीं कुछ है तो 1 है, तो इंटू 1 अपॉन सेकेंड कर दिया, तो सेकेंड भी नीचे में ही आएगा। तो क्या हो जाएगा इधर, न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर और सेकेंड। अब सेकेंड यानी +1 है यहाँ पे, लेटर से मानो +1 है। तो एक बात बताओ, न्यूटन मीटर को ऊपर में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, मीटर -2, क्योंकि ऊपर में ले जा रहे हैं, s -1। तो म्यू का क्या हो जाएगा ऐसा यूनिट, न्यूटन मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर। एक बात बताओ, एक चीज़ हमेशा याद रखना, एक साइंटिस्ट था, उस साइंटिस्ट का नाम था पास्कल। क्या नाम था, पास्कल। और पास्कल का जो ऐसा यूनिट होता है वो होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये पास्कल का ऐसा यूनिट होता है, किसका ऐसा यूनिट होता है, पास्कल का। तो देखो है या नहीं है, न्यूटन। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम, पास्कल सेकेंड -1 इज द ऐसा यूनिट ऑफ म्यू। ये याद रखना कि पास्कल का ऐसा यूनिट ये होता है। और सुन, अभी ना इसी तरीके से मेरे को इसका तुम निकाल करके दिखा दो, ऐसा यूनिट किसका, इलेक्ट्रिक परमिएबिलिटी का, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी म्यू नॉट का, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी म्यू नॉट का हम ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का अभी निकाल लें।